Hello everyone, welcome to Gurudev classes. I hope you are doing well. Students, today we will continue with chapter 1 और आज हम इसमें डिस्कस करेंगे इकोनॉमी एंड इट्स टाइप. लेट्स स्टार्ट. इकोनॉमी क्या होती है, अर्थव्यवस्था क्या होती है. ये जो हमारी इकोनॉमी है ना, हर एक देश की अलग अलग होती है. ये मीन्स एक ऐसा सिस्टम होता है जहाँ पर जो लोग वहाँ के रहते हैं उनकी जो इकोनॉमिक एक्टिविटी है वो उसी एरिया के अंदर ही होती है. मीन्स उनका प्रोडक्शन, उनकी एक्सपेंडिचर, उनका प्रोडक्शन, उनका इन्वेस्टमेंट उसी एरिया के अंदर ही रहता है, तो वो वहाँ की इकोनॉमी मानी जाती है. इकोनॉमी इज़ अ सिस्टम स्प्रेड ओवर अ पर्टिकुलर एरिया दैट रिवर्स द नेचर एंड द लेवल ऑफ इकोनॉमिक एक्टिविटी इन दैट एरिया. इट शोज हाउ पीपल ऑफ कंसर्न एरिया अर्न देयर लिविंग्स. तो जो इकोनॉमी है वो एक इस तरह का सिस्टम है जो कि एक पर्टिकुलर एरिया के अंदर स्प्रेड होता है और वहाँ पर जितने भी इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ हैं वहाँ परफॉर्म की जाती हैं. उस एरिया के अंदर जो लोग अपनी अर्निंग से रिलेटेड करते हैं वो सारी की सारी उस इकोनॉमी के अंदर ही आती हैं. तो इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ इंक्लूड प्रोडक्शन, कंजप्शन, इन्वेस्टमेंट एंड एक्सचेंज. तो जो हमारी इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ है उसके अंदर हम प्रोडक्शन को, कंजप्शन को, इन्वेस्टमेंट को और एक्सपेंडिचर को इंक्लूड करते हैं. नाउ टाइप ऑफ इकोनॉमी. जो हमारी इकोनॉमी है उसको हमने 3 टाइप में क्लासीफाई किया हुआ है. जैसे फर्स्ट वन है हमारी मार्केट इकोनॉमी, सेकंड है सेंट्रली प्लान्ड इकोनॉमी एंड थर्ड वन इज़ मिक्स्ड इकोनॉमी. वन बाय वन इसको हम डिस्कस करेंगे. तो सबसे पहले बात करेंगे मार्केट इकोनॉमी. यानी कि जो हमारी मार्केट इकोनॉमी है उसके अंदर हम क्या करते हैं, जितनी भी हमारी इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ हैं उनको फ्री प्ले ऑफ मार्केट फोर्स के लिए छोड़ दिया जाता है. यानी कि जो हमारी मार्केट फोर्स होती है ना वो डिमांड और सप्लाई होती हैं और जितना भी यहाँ पर प्राइस डिटर्मिनेशन है वो डिमांड और सप्लाई के थ्रू ही कंडक्ट होता है. और यहाँ पर जो हमारे प्रोड्यूसर है वो प्रोड्यूस करने के लिए बिल्कुल फ्री होते हैं. उन चीज़ों का ही प्रोडक्शन करते हैं जिसमें उनको मैक्सिमम प्रॉफिट होता है. इसी तरह से मार्केट इकोनॉमी में जो प्रोड्यूसर है वो मैक्सिमम प्रॉफिट की ओर जाता है और जो कंज्यूमर है वो क्या करता है, उसको ज़्यादा से ज़्यादा सेटिस्फेक्शन चाहिए होता है. तो इसलिए जो हमारा कंज्यूमर है वो भी पूरा फ्री होता है उन गुड्स एंड सर्विसेज को ख़रीदने के लिए जो कि उनकी प्रेफरेंस के अकॉर्डिंग होती हैं और जो उनको ज़्यादा से ज़्यादा सेटिस्फेक्शन देती हैं. और इसके अंदर हम कह सकते हैं कि गवर्नमेंट का कोई इंटरवेन नहीं होता है. कोई जो भी व्हाट टू प्रोड्यूस एंड हाउ टू प्रोड्यूस, कितना प्रोड्यूस करना है, कितनी मात्रा में करना है, ये सारा का सारा गवर्नमेंट का इससे कोई इंटरलिंक नहीं होता है. तो मार्केट इकोनॉमीज आर दोज इकोनॉमीज इन विच इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ आर लेफ्ट टू प्ले फ्री प्ले ऑफ द मार्केट फोर्स. Producer are free to produce those goods and services which are highly demanded so that they are able to maximize their profit. Likewise, consumer are free to buy goods and services accordance with their choice and the preference so that they are able to maximize their satisfaction. And there is no interference of the government regarding what and how much to produce and what and हाउ मच टू कंज्यूम. तो वही बात इसमें बता रखी है कि एक मार्केट इकोनॉमी के अंदर जितनी भी इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ होती हैं वो मार्केट फोर्स के लिए जाती हैं, उनके ऊपर छोड़ दी जाती हैं. जो डिमांड और सप्लाई है उसी के द्वारा फिक्स होती हैं. जो हमारा प्रोड्यूसर होता है वो फ्री होता है अपने प्रॉफिट को मैक्सिमाइज़ करने के लिए. वो उन्हीं चीज़ों का प्रोडक्शन करता है जिसमें उसको मैक्सिमम प्रॉफिट गेन हो रहा होता है और गवर्नमेंट का इसमें कोई इंटरवेंशन नहीं होता है. नाउ सेंट्रली प्लान्ड इकोनॉमी. अब सेंट्रली प्लान्ड इकोनॉमी कौन सी होती है? ये वो इकोनॉमी होती है जिसके अंदर ना गवर्नमेंट एक अथॉरिटी को नियुक्त कर देता है और जो वो अथॉरिटी है, जो वो अधिकारी होता है वही सारे डिसीज़न लेता है कि क्या प्रोड्यूस करना है, कितनी मात्रा में प्रोड्यूस करना है. तो यहाँ पे हम स्टार्ट करते हैं. सेंट्रली प्लान्ड इकोनॉमी आर दोज इकोनॉमीज इन विच द कोर्स ऑफ इकोनॉमिक एक्टिविटी डिसाइडेड बाय द सम सेंट्रल अथॉरिटी और बाय द गवर्नमेंट. तो ये वो इकोनॉमी होती हैं जहाँ पर गवर्नमेंट या फिर सेंट्रल अथॉरिटी द्वारा जो एक व्यक्ति नियुक्त कर दिया जाता है उसी के द्वारा इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ को डिसाइड किया जाता है. सेंट्रल अथॉरिटी डिसाइड्स हाउ मच ऑफ व्हीट एंड हाउ मच ऑफ राइस आर टू बी प्रोड्यूस. वही जो सेंट्रल अथॉरिटी जिसको और अपॉइंट किया जाता है गवर्नमेंट के द्वारा
वही डिसाइड करता है कि कितनी मात्रा में वीट का प्रोडक्शन होगा, कितना राइस का प्रोडक्शन होगा। ओनली सेंट्रल अथॉरिटी डिसाइड द ओवरऑल बास्केट ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज दैट द पीपल कैन कंज्यूम। और यहाँ पर जो हमारी सेंट्रल अथॉरिटी है वही डिसाइड करती है ओवरऑल गुड्स एंड सर्विसेज में क्या क्या चीज़ें आएंगी जो लोग कंज्यूम कर पाएंगे। फ्रॉम द इकोनॉमिक पॉइंट ऑफ व्यू अ सेंट्रली प्लान्ड इकोनॉमी इज़ नॉट अ फ्री इकोनॉमी। तो जो हमारी सेंट्रली प्लान्ड इकोनॉमी होती है वो फ्री इकोनॉमी नहीं होती है। वाइल मार्केट इकोनॉमी इज़ अ फ्री इकोनॉमी, जब हमने पहले पढ़ी थी इकोनॉमी जो थी मार्केट इकोनॉमी, उसको हम फ्री इकोनॉमी भी बोल सकते हैं। इन मार्केट इकोनॉमी सेल्फ इंटरेस्ट इज प्राइम कंसिडरेशन, क्योंकि वहाँ पर ना सेल्फ कंसिडरेशन को मुख्य बिंदु माना जाता है, मीन्स वहाँ पर प्रॉफिट को ज़्यादा देखा जाता है। इन सेंट्रली प्लान्ड इकोनॉमी सोशल वेलफेयर और कलेक्टिव वेलफेयर इज़ द प्राइम कंसिडरेशन। जबकि अगर हम सेंट्रली प्लान्ड इकोनॉमी की बात करें तो यहाँ पर सामाजिक कल्याण को या कलेक्टिव वेलफेयर को मुख्य प्राइम कंसिडरेशन माना जाता है। बिहाइंड द एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज ऑफ द प्रोडक्शन ऑफ द डिफरेंट गुड्स एंड सर्विसेज, तो क्या हमें गुड्स एंड सर्विस प्रोड्यूस करनी है, उसके पीछे हमारा जो प्राइम कंसिडरेशन होगा वो वेलफेयर होता है, कलेक्टिव वेलफेयर या फिर सोशल वेलफेयर माना जाता है। नाउ मिक्स्ड इकोनॉमी, नाम से ही पता चल रहा है मिश्रित अर्थव्यवस्था कौन सी होती है, जिसके अंदर दोनों की दोनों कैरेक्टरिस्टिक आ जाती हैं। मीन्स मार्केट इकोनॉमी की भी आ जाती है और सेंट्रली प्लान्ड इकोनॉमी की भी कैरेक्टरिस्टिक आ जाती हैं। तो जो हमारी मिक्स्ड इकोनॉमी है उसके अंदर प्राइवेट सेक्टर भी होते हैं और पब्लिक सेक्टर भी साइमल्टेनियसली काम करते हैं। सॉरी, मिक्स्ड इकोनॉमी एग्जिबिट द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ बोथ मार्केट इकोनॉमीज एंड सेंट्रली प्लान्ड इकोनॉमी। तो जो हमारी मिक्स्ड इकोनॉमी है उसके अंदर मार्केट इकोनॉमी और सेंट्रली प्लान्ड इकोनॉमी दोनों की ही कैरेक्टरिस्टिक आती हैं। इन दिस इकोनॉमी इकोनॉमिक एक्टिविटी आर जनरली लेफ्ट टू फ्री प्ले ऑफ द मार्केट फोर्स, but simultaneously the government exercise its control with the view of regulating production, consumption and other economic activity। तो यहाँ पर मार्केट की जो फोर्स हैं, डिमांड एंड सप्लाई, वो भी काम करती हैं, लेकिन साइमल्टेनियसली जो हमारी गवर्नमेंट है वो भी काम करती है। किस तरह से काम करती है, जो हमारी इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ है उसको रेगुलेट करती है कि कितना प्रोडक्शन होगा, कितना कंजप्शन होगा। द गवर्नमेंट इंटरवेंस टू स्ट्राइक अ बैलेंस बिटवीन द सेल्फ इंटरेस्ट ऑन द वन हैंड एंड द सोशल जस्टिस ऑन द अदर हैंड। और जो हमारी गवर्नमेंट होती है ना वो इस तरीके से काम करते हैं कि बैलेंस हो जाए प्राइवेट सेक्टर में और पब्लिक सेक्टर में, सोशल वेलफेयर भी चलता रहे और सेल्फ इंटरेस्ट भी चलता रहे। अब बात करेंगे सेंट्रल प्रॉब्लम ऑफ द इकोनॉमी। जो हमारी इकोनॉमी है उसकी कुछ हमारी सेंट्रल प्रॉब्लम होती हैं, वन बाय वन इसको डिस्कस करते हैं। फर्स्ट वन इज़ व्हाट टू प्रोड्यूस एंड इन व्हाट क्वांटिटी। तो पहली समस्या किसी भी अर्थव्यवस्था में, किसी भी देश के देश में ये समस्या आती है कि क्या प्रोड्यूस करना है और कितनी क्वांटिटी में प्रोड्यूस करना है। अब क्या प्रोड्यूस करना है उसके अंदर हम क्या लेके चलते हैं कि लग्जरी गुड्स प्रोड्यूस करनी है, इन्फीरियर गुड्स प्रोड्यूस करनी है, कैपिटल गुड्स का प्रोडक्शन करना है या कंज्यूमर गुड्स का प्रोडक्शन करना है। एक बार गुड्स का पता चल जाए कि कौन सी गुड्स का करना है, फिर हमारे सामने प्रॉब्लम आती है कि कितनी क्वांटिटी में करना है। अब सेकंड प्रॉब्लम क्या है, हाउ आर दीज गुड्स प्रोड्यूस्ड, कि किस तरह से इन गुड्स का प्रोडक्शन करना चाहिए। अब किस तरह से करना चाहिए, तो यहाँ पर टेक्निक रिलेटेड चॉइस की प्रॉब्लम आती है, क्योंकि जो हमारी टेक्निक है वो दो तरह की होती हैं। एक तो टेक्निक होती है हमारी लेबर इंटेंसिव टेक्निक, किसी भी चीज़ के प्रोडक्शन के लिए लेबर की ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है तो उसको हम लेबर इंटेंसिव टेक्निक बोल देते हैं। दूसरी हमारी होती है कैपिटल इंटेंसिव टेक्निक, तो जो जहाँ जिस देश में ज़्यादा कैपिटल पाई जाती है तो वहाँ पर कैपिटल इंटेंसिव टेक्निक का यूज़ करते हैं। तो हमारे इंडिया के अंदर अगर हम बात करें तो हम लेबर इंटेंसिव टेक्निक का ही यूज़ करते हैं गुड्स के प्रोडक्शन में। नेक्स्ट वन इज़ फॉर होम टू प्रोड्यूस, किसके लिए प्रोडक्शन किया जाए। अब जो प्रोडक्शन है वो सेल्फ कंजप्शन के लिए भी हो सकता है या फिर मार्केट में सेल करने के लिए भी हो सकता है, बिजनेस के लिए भी हो सकता है। तो जो फॉर होम टू प्रोड्यूस है इसके अंदर हम डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम अमंग ऑल द फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन इसको डिस्कस करते हैं। मीन्स जो हमारे फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन है उनको उनके काम के बदले में जो हम कंसिडरेशन देते हैं, जैसे लैंड के बदले में रेंट दे दिया ना, और जो हमारे वेजेस हैं, जो हमारी लेबर है उनके बदले में हमने वेजेस दे दिया, एंटरप्रेन्योर को प्रॉफिट दे दिया।
इस तरीके से जो हमारे प्रोडक्शन है, फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन है, उनको डिस्ट्रीब्यूशन कर देते हैं इनकम का। नेक्स्ट वन इज़ ग्रोथ ऑफ रिसोर्सेज एंड सस्टेनेबल डेवलपमेंट। ये भी हमारी एक सेंट्रल इकोनॉमिक समस्या, हम इकोनॉमिक प्रॉब्लम बोल सकते हैं। तो ग्रोथ ऑफ रिसोर्सेज में जो हमारे रिसोर्सेज है ना, वो ग्रो करते हैं, यानी कि जो हमारे पहले रिसोर्सेज थे जब हम बढ़ जाते हैं तो उसमें ग्रोथ हो जाती है। जैसे मान लो किसी भी इकोनॉमी में जैसे 10 रिसोर्सेज थे, अब क्या हुआ 12 हो गए रिसोर्सेज, तो वहाँ पर हम मान सकते हैं कि जो हमारे रिसोर्सेज है वो ग्रो कर गए हैं। और सस्टेनेबल डेवलपमेंट क्या होता है? सस्टेनेबल डेवलपमेंट का मतलब होता है कि फ्यूचर की जनरेशन को ध्यान में रखते हुए, उनकी नीड्स को ध्यान में रखते हुए हम प्रेजेंट की जो जनरेशन चल रही है उसको किस तरह से मैनेज करते हैं, उसको हम सस्टेनेबल डेवलपमेंट बोलते हैं। तो इकोनॉमिक डेवलपमेंट दैट मीट्स द नीड ऑफ द प्रेजेंट विदाउट कॉम्प्रोमाइजिंग द एबिलिटी ऑफ फ्यूचर जनरेशन टू मीट देयर ओन नीड्स, यानी कि प्रेजेंट की जनरेशन की नीड को कंप्लीट करना विदाउट फ्यूचर की जनरेशन को नुकसान पहुंचाए या हानि पहुंचाए, उसी को बोलते हैं हम सस्टेनेबल डेवलपमेंट। अब हम बात करेंगे प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व, पीपीसी कर्व भी इसको शॉर्ट फॉर्म में बोल देते हैं। तो प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व, नाम से ही पता चल रहा है कि प्रोडक्शन की पॉसिबिलिटीज़ को शो करने वाला जो कर्व होता है उसको प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व बोल देते हैं। तो प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व इज अ कर्व विच शोज द वेरियस अल्टरनेटिव प्रोडक्शन पॉसिबिलिटीज ऑफ टू गुड्स। तो यहाँ पर ध्यान रखें कि जो टू गुड्स के कॉम्बिनेशन को शो करता है, दैट कैन बी प्रोड्यूस विद द गिवन रिसोर्सेज एंड द टेक्निक ऑफ द प्रोडक्शन। तो जो हमारे गिवन रिसोर्सेज हैं और गिवन टेक्निक हैं, उनके दिए होने पर जब हम टू गुड्स एंड सर्विसेज के डिफरेंट कॉम्बिनेशन को शो करते हैं, वो हमारा प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व माना जाता है। और इसको हम ट्रांसफॉर्मेशन कर्व या प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी फ्रंटियर भी बोल देते हैं। इट इज़ एन इम्पोर्टेंट टूल टू सॉल्व द सेंट्रल इकोनॉमिक प्रॉब्लम। और जो हमारी सेंट्रल इकोनॉमिक प्रॉब्लम है उनको सॉल्व करने के लिए पीपीसी हमारा बहुत ही इम्पोर्टेंट टूल माना जाता है। अब जो पीपीसी कर्व है, प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व, इसकी कुछ अजम्पशन होते हैं, इसको हमें ध्यान में रखना है। द रिसोर्सेज अवेलेबल आर फिक्स, जो हमारे रिसोर्सेज हैं वो फिक्स माने गए हैं। और जो टेक्नोलॉजी है रिमेन्स अनचेंज, उसमें कोई चेंज नहीं होता है, उसमें कोई परिवर्तन नहीं होता है, वो कांस्टेंट रहती है। द रिसोर्सेज आर फुली एम्प्लॉयड, जितने भी रिसोर्सेज हैं वो फुली एम्प्लॉयड हैं, कोई भी आइडल नहीं है। द रिसोर्सेज आर नॉट इक्वली एफिशिएंट इन द प्रोडक्शन ऑफ ऑल गुड्स, और जो हमारे रिसोर्सेज हैं वो इक्वली एफिशिएंट नहीं होते हैं सभी गुड्स को प्रोड्यूस करने में। सो इफ resources are transformed from the production of one good to other, the marginal opportunity cost increases। यानी कि जो हमारे पास लिमिटेड रिसोर्सेज हैं और टू गुड्स का अगर हम प्रोडक्शन कर रहे हैं तो वो हमारे इक्वली एफिशिएंट नहीं होते हैं। अगर हमें एक गुड के प्रोडक्शन को बढ़ाना है तो हमें दूसरे के प्रोडक्शन को कम करना पड़ेगा, और जिसको हम बढ़ा रहे हैं और उसको बढ़ाने के लिए हमें दूसरे का पहले से ज़्यादा अपॉर्चुनिटी कोस्ट उसकी ज़्यादा होगी, पहले से ज़्यादा त्याग करना पड़ेगा। इसको हम इस टेबल से समझ सकते हैं। द टेबल शोइंग डिफरेंट पॉसिबल ऑफ प्रोडक्शन ऑफ टू गुड्स इज कॉल्ड द प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी शेड्यूल। तो यहाँ पर शेड्यूल की बात की गई है जिसके अंदर हमें ये टेबल दिखाई गई है। इसमें यहाँ पर देखो सबसे पहले तो प्रोडक्शन की पॉसिबिलिटीज़ यानी कि कॉम्बिनेशन दे रखे, कॉम्बिनेशन ABCDE, और यहाँ पर हमारी गुड 1 है जिसको हमने क्लॉथ माना है 0 1 2 3 4, और ये सेकंड हमारी कमोडिटी है जिसको हमने वीट माना है 15 14 12 9 एंड 5। तो यहाँ पर अगर हम सारे के सारे रिसोर्सेज वीट पर लगा देते हैं तो प्रोडक्शन ऑफ क्लॉथ 0 रह जाएगा। और ई कॉम्बिनेशन पर अगर हम देखें कि अगर हमने कुछ रिसोर्सेज क्लॉथ पर लगाए हैं तो यहाँ पर 4 मिलियन मीटर क्लॉथ का प्रोडक्शन होता है, और यहाँ पर 5 मिलियन क्वांटिटी क्विंटल्स जो है हमारे वीट का प्रोडक्शन होता है। अब इसको ध्यान से देखेंगे, जब हमें क्लॉथ को 0 से 1 करना है यानी कि एक एडिशनल क्लॉथ का प्रोडक्शन करना है तो हमें क्या करना पड़ेगा, वीट से साधनों को कम करना पड़ेगा। तो 15 में से अब हम 14 कर सकते हैं, तो यहाँ पर अपॉर्चुनिटी कॉस्ट हमारी 1 आ जाएगी। इसी तरह से क्लॉथ को हमने 1 से 2 किया यानी कि एक एडिशनल क्लॉथ के लिए हमें पहले से ज़्यादा वीट को फोरगोन करना पड़ेगा 14 to 20, यानी कि यहाँ पर 2 को हमने फोरगोन किया, 2 का त्याग किया। इसी तरह से 12 to 19 3 का कर दिया, फिर 9 to 5 4 का। तो इससे हमें पता चल रहा है यहाँ पर मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट इंक्रीजिंग आ रही है।
तो जब हम इसको हम ड्रॉ करेंगे इस शेड्यूल को, तो ये हमारे ऑप्शन कॉम्बिनेशन A B C D E F, इसको जब हम प्लॉट करेंगे तो ये हमारा PPC कर्व बन जाएगा। यहाँ पर OX पर हमने नीचे गुड 1 यानी कि क्लॉथ लिया है और गुड 2 यहाँ पर वीट लिया है। कॉम्बिनेशन A हमें क्या बता रहा है कि सारी की सारी जो रिसोर्सेज हैं वो हमने वीट पर लगा दिए हैं, और यहाँ पर F पर देखें तो सारे के सारे रिसोर्सेज हमने क्लॉथ के ऊपर लगा दिए हैं। और ये जो कॉम्बिनेशन है ये अलग अलग, इसके अंदर दोनों चीज़ों का ही प्रोडक्शन हो रहा है। अब बात करेंगे प्रॉपर्टीज़ ऑफ PPC, इनकी प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व की क्या प्रॉपर्टीज़ होती हैं। तो सबसे पहले तो हमने जैसे कि अभी देखा भी था कि ये जो हमारा कर्व है ना, ये देखो इस तरह से कनकेव शेप में आ रहा है, राइट। तो इसकी प्रॉपर्टीज़ के अंदर ही आ जाएगा, इट इज़ अ डाउनवर्ड स्लोपिंग कर्व फ्रॉम लेफ्ट टू राइट डाउनवर्ड स्लोप होता है इसका। इट इज़ सो बिकॉज द इंक्रीज ऑफ द प्रोडक्शन ऑफ वन गुड वी हैव टू डिक्रीज द प्रोडक्शन ऑफ अदर। मीन्स अगर हमने एक गुड के प्रोडक्शन को इंक्रीज करना है तो हमें दूसरे के प्रोडक्शन को कम करना पड़ेगा, क्योंकि जो हमारी टेक्निक है, हमारी रिसोर्सेज है, वो कॉन्स्टेंट है, उसको हम अनचेंज रखते हैं। बिकॉज ऑफ दिस inverse relationship PPC is negatively sloped. The shape of the production possibility curve is concave to the origin. तो origin के ये concave होती है। It is so because the marginal opportunity cost tend to rise, क्योंकि यहाँ पर marginal opportunity cost जो है वो increasing होती है, इसलिए जो हमारा PPC curve होता है वो concave माना जाता है। Okay, thank you so much guys. Keep learning, keep watching. If you have any doubt, you can put comment in comment section. I will solve your queries. Thank you.